आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम विवाह यानी कि मुस्लिम मैरिज। तो देखिए, मुस्लिम विवाह कानून अन्य धर्मों के विवाह के कानूनों से काफ़ी भिन्न है। यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अन्य धर्म यानी कि जो मुस्लिम धर्म से जो अलग धर्म हैं उनके जो विवाह यानी कि जो उनके मैरिज लोग होते हैं उनसे काफ़ी अलग है मुस्लिम लोग। तो इस्लाम में शादी या निकाह एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। मुसलमानों में यानी मुस्लिम्स में विवाह को निकाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का विषयी संगम, यानी कि एक नर यानी कि पुरुष और एक स्त्री का विषयी समागम, यानी कि एक विषम लिंगियों का मिलन। तो मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक दीवानी समझौता है, यानी कि एक ऐसा समझौता होता है जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। तो जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतान उत्पत्ति करना एवं उन्हें वैध घोषित करना, यानी कि उन्हें वैध मतलब कि उन्हें एक तरीके से कानून द्वारा या समाज द्वारा मान्यता होना। तो डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो यानी कि कुछ परिभाषा है कि मुस्लिम मैरिज की। तो मुल्ला यानी कि अलग अलग जो है मुल्ला के अनुसार निकाह यानी कि विवाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना यानी कि संतान उत्पत्ति करना और उनको वैध घोषित करना, यानी कि उनको समाज में रहने लायक बनाना या उनको एक मान्यता प्राप्त होना, जो एक विवाह जैसी संस्था के द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको एक मान्यता प्राप्त होना, ताकि वो एक समाज में एक अच्छा स्तर प्राप्त कर सके और समाज के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य कर सके, या समाज के अकॉर्डिंग ही या जिस भी समाज में रहते हैं उसी समाज के नियमों का पालन कर सके। तो हैतिया ने लिखा है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य है यौन संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना, यानी कि थोड़ा इसमें गलत हो गया है। यौन संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है, यानी कि एक तरीके से उनको एक तो होता है कि यौन संतुष्टि प्राप्त करना, दूसरा है कि जो उनसे उत्पन्न संतानें होंगी उनको कानूनी रूप देना, यानी कि वे कानून द्वारा समाज द्वारा मान्यता उनको प्राप्त होगी। तो तथा समाज के हित में, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर भी, कि समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक यानी कि जो उनसे उत्पन्न संतानें होती हैं उन संतानों को एक समाज के द्वारा अधिकार मिलता है, उन्हें एक तरीके की उन्हें नागरिकता मिलती है या उनको कुछ अधिकार मिलते हैं जो समाज में अदर व्यक्तियों को सभी को मिलते हैं कुछ अधिकारों, और अपने कर्तव्य को निर्धारित करते हैं वे समाज के अकॉर्डिंग, यानी जिस भी वे समाज में रहते हैं उसी के अनुसार वे अपना कार्य करते हैं, उन्हीं का नियमों का पालन करते हैं और अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को निर्धारित भी किया जाता है। फिर लिखते हैं कपाड़िया लिखते हैं, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि दो पक्ष होते हैं तो उनमें उन दोनों पक्ष में दो साक्षी होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंध का प्रतिफल होता है मेहर, यानी कि जो इस विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है मेहर। तो यानी कि अर्थात वधू को भेंट दी जाती है, यानी कि उसमें कुछ मेहर होती है, यानी कि एक ऐसा उसमें धन होता है कि जो वधू को दी जाती है, वर की तरफ से मेहर दी जाती है, जिसको मैं आगे अभी जो हमारा टॉपिक चलता रहेगा कंटिन्यू, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो एक इसमें मेहर में होता है एक रकम तय की जाती है जो विवाह के टाइम वधू को दी जाती है, ताकि वो आने वाले भविष्य में अगर कभी विवाह विच्छेद होता है तो वो उस मेहर से वो मेहर उसकी एक अपनी यानी कि जो रकम होती है उसकी वो अपनी हो जाती है और वो उस मेहर के द्वारा यानी उस धन के द्वारा अपना आने वाला फ्यूचर देख सकती है, रह सकती है। तो वो उसकी जो मेहर है यानी जो धन है वो उसके भविष्य में काम आता है।
लेकिन अभी बात हो रही है कि मुस्लिम मैरिज के बारे में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है मुस्लिम मैरिज का, या बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो वधू को भेंट दी जाती है। यानी उसमें कुछ धनराशि होती है, वो वर या वधू दोनों की तरफ से तय की जाती है। तो उसमें कुछ भेंट दी जाती है वर की तरफ से वधू को। तो इस प्रकार मुसलमानों में विवाह को दो विषम लिंगियों के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः इसमें भारतीय समझौता अधिनियम, यानी जो भारतीय समझौता अधिनियम को की सभी आवश्यक बातें मौजूद हैं। जैसे समझौते के लिए किसी भी पक्ष से एक प्रस्ताव रखा जाए। दूसरा, इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों की ओर से स्वतंत्र प्राप्ति हो, यानी कि जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो वर हो चाहे वो वधू हो, दोनों की तरफ से एक स्वतंत्र रूप से स्वीकृति प्राप्त हो कि हाँ, क्या वे निकाह करना चाहते हैं या नहीं। तो दोनों की तरफ से पूरी स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की जाती है। तीसरा है, समझौते करने के लिए दोनों पक्ष सक्षम हो, यानी कि इतने इंडिपेंडेंट हो, इतने काबिल हो, यानी कि वे इतने सक्षम हो, अर्थात वे अल्पवयस्क या पागल ना हो, यानी कि वे एक तरीके से एक मानसिक रूप से बीमार ना हो। फोर्थ आता है, समझौते के प्रतिफल के रूप में कुछ धन हो, यानी कि जैसे कि अब बताई गई है कि एक महर, यानी कि एक वधू को एक निश्चित धनराशि भेंट दी जाती है। यानी कि समझौते के प्रतिफल के रूप में कुछ धन हो, यानी कि एक महर विवाह, मुस्लिम विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फिर आता है मुस्लिम विवाह के उद्देश्य, यानी एम्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो देखिए, स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना, यानी कि जो यौन संबंध होते हैं उनको पूरा करने के लिए एक वैध, यानी कि स्वीकृति मिल जाती है विवाह के उपरांत। तो पहला है इसमें स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना। दूसरा होता है कि बच्चों को जन्म देना, यानी कि संतान उत्पत्ति करना और उनका पालन पोषण करना, उनका भरण पोषण करना, उनको एक अच्छा समाज में स्थिति देना, उनका पालन पोषण करना, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाना। थर्ड आता है पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को महर के द्वारा स्वीकृत प्रदान करना, यानी कि जो पति पत्नी के अधिकार होते हैं, अधिकारों को महर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है। यानी कि जो भी पति पत्नी के एक दूसरे के अधिकार होते हैं एक दूसरे के लिए, उनको कब स्वीकृति मिलती है, जब वे एक महर वर की साइड से वधू को महर दी जाती है। फिर आता है एक संविदा के रूप में पति, ये दो बार लिखा गया है गलती से, कि पति पत्नी को यह अधिकतर देना है कि एक पक्ष द्वारा संविदा का पालन न करने पर दूसरा पक्ष उसे छूट सकता है। यानी कि अगर कोई भी हो, चाहे इसमें वर हो वधू हो तो या पुरुष स्त्री हो, तो अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता है या अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाता है, तो दूसरा पक्ष उसको छोड़ सकता है, यानी उसके लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। फिर आता है बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है। तो ये कुछ हमारे यानी कि कुछ मुस्लिम मैरिज के वो हैं, या मतलब मुस्लिम मैरिज के उद्देश्य होते हैं। फिर आता है मुस्लिम विवाह एक समझौते के रूप में, यानी कि मुस्लिम मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, मुस्लिम विवाह का एक विशिष्ट समझौता है जिसे यह सब बातें सम्मिलित हैं, यानी कि जिसमें कुछ बातें सम्मिलित की गई है जो भारतीय समझौता अधिनियम के अनुसार किसी वैध समझौते पर होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा गलत लिखा गया है कि किसी भी वैध समझौते पर होनी चाहिए ये विवाह, कि समझौता तभी वैध होगा, थोड़ा गलत लिखा गया है कि समझौता तभी वैध होगा जब उसमें किसी पक्ष की ओर कोई प्रस्ताव आए, यानी कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष उस दूसरे पक्ष की तरफ प्रस्ताव रखता है, तो ही ये एक तरीके का समझौता माना जाता है। उस प्रस्ताव को दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्रता स्वीकृति प्रदान करें, यानी कि वो जो प्रस्ताव दिया गया है उन प्रस्ताव को दोनों पक्ष की ओर से स्वतंत्रता मिली हो स्वीकारने की।
तो दोनों दृष्टि से समझौते करने योग्य हों, यानी कि जो एक दोनों ही इस लायक हो कि वो दोनों जो समझौता है यानी उस निकाह को निभाने योग्य हो, यानी कि वो उस समझौते को बखूबी यानी कि जो उनका विवाह होगा उस विवाह को बखूबी निभा पाएंगे। और समझौते के प्रतिफल के रूप में कुछ धन हो, यानी कि जब अगर एक विवाह होता है उनका तो उसका जो एक समझौता होता है यानी मैरिज एक जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें वर के द्वारा वधू को कुछ संख्या में धन यानी कि मेहर दी जाती है। तो तभी कुछ क्षेत्र ये रूल्स होते हैं या कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको सम्मिलित किया जाता है, तभी जो मैरिज है वो मैरिज हो पाती है। तो मुस्लिम विवाह में यह निहित है कि मुस्लिम विवाह एक वैध संबंध है। कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, क्रिया की प्रवृत्ति होती है। क्रिया की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि लज्जा का अनुभव करने का। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी बहुत सारे ऐसे लॉ है यानी कि कुछ ऐसे मुस्लिम मैरिज में कुछ ऐसे नियम्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, यानी उन नियमों का पालन करना होता है। तो इससे आगे का जो टॉपिक है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।